चलिए बात करते हैं एडजस्टेबिलिटी के बारे में। तो इसका क्या मीनिंग है? ये आती है कैपेसिटी ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ आउटलेट। इसका पर्पज होता है टू अकाउंट फॉर सिल्टिंग एंड टू अकाउंट फॉर स्कोरिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आउटलेट का द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटलेट डिस्चार्ज टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरेंट चैनल डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आउटलेट का जो क्वेश्चन था उसका बचा हुआ था जो पिछली वीडियो में था, ध्यान रखना बच्चे। नेक्स्ट बात करते हैं एंगुलर डिस्टॉर्शन एंड डिफरेंशियल सेटलमेंट के बारे में। तो डेटा क्या दे रखा है कि अलाउएबल एंगुलर डिस्टॉर्शन है वो 1/300 दे रखा है, और जो डिस्टेंस बिटवीन कॉलम्स है वो 7.5 मीटर दे रखा है। अब यहाँ पर कंसेप्ट क्या दे रखा है? कंसेप्ट दे रखा है एंगुलर डिस्टॉर्शन का। तो ये रिलेटेड टू तो होता है डिफरेंशियल सेटलमेंट से, और ये डिफरेंशियल सेटलमेंट रिप्रेजेंट करता बाय द डेल्टा से। तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन कॉलम और जो होती है वो रिप्रेजेंट की जाती है बाई एल से। तो इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट डिस्टेंस इनटू एम। तो 7.5 मीटर कन्वर्ट हो जाएगा 7500 mm के अंदर। और इसका फॉर्मूला क्या है डिफरेंशियल सेटलमेंट का? डिफरेंशियल सेटलमेंट होती है डिस्टेंस डिवाइड बाई एंगुलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंशियल सेटलमेंट चेक करते हैं। तो कितना दे रखा है इसका डिस्टेंस दे रखा है 7500 डिवाइड बाई 300, तो ये आ जाएगा 25 mm। तो कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल सेटलमेंट 25 mm हो जाएगा। क्वेश्चन है इंक्लाइंड पाइप प्रेशर प्रॉब्लम। ठीक है, तो डेटा दे रखा है गिवन डेटा। जो फ्लो रेट है वो 0.6 क्यूबिक सेक है। जो पाइप लेंथ है क्यूबिक मीटर सेकंड। पाइप लेंथ है 10 मीटर दे रखी है। पाइप का जो एंगल है वो 30 डिग्री दे रखा है विद हॉरिजॉन्टल। तो पॉइंट पी है वो पॉइंट क्यू जो है पॉइंट पी से ऊपर है। तो प्रेशर निकालना है 8 पॉइंट क्यू पर, जहाँ पर पी क्यू बराबर दे रखा है 30 किलो न्यूटन एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर दे रखा है 10 किलो न्यूटन। तो फ्लो रेट दे रखी है, पाइप की लेंथ दे रखी है, पाइप का एंगल दे रखा है, और कह रखा है कि पॉइंट क्यू जो है पॉइंट पी से ऊपर है, और जो पॉइंट प्रेशर एट क्यू पर जो है वो दे रखा है 30 किलो न्यूटन। तो हमको अब कैलकुलेट करनी है क्या? हाइट डिफरेंस। तो हाइट डिफरेंस कैलकुलेशन देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल्स टू एल साइन थीटा, और यहाँ पर एच बराबर एल की वैल्यू 10 दे रखी है इंटू साइन 30 डिग्री दे रखी है। तो ये आ जाएगा एच बराबर 5 मीटर। सो अब इसका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देख लेते हैं। जो पाइप का क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू हो जाएगा आपका। और अब उसका बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करेंगे बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू पर। तो बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है? बर्नौली इक्वेशन कहती है पी पी प्लस हाफ रो बी पी स्क्वायर प्लस रो जी 0 थीटा होता है। तो ये बराबर होके आ जाएगा पी क्यू प्लस हाफ रो वी क्यू स्क्वायर प्लस रो जी एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी पी बराबर बी क्यू हो जाएगा, मतलब जो वेलोसिटी टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और जो ये रिमेनिंग इक्वेशंस है ना, पवन वो पानी चला दिया तूने ऊपर? ठीक ठीक ठीक। जो रिमेनिंग इक्वेशंस बनती है वो पी पी बराबर क्या होती है? पी क्यू प्लस गामा डब्लू इंटू एच होता है। ठीक है, तो प्रेशर कैलकुलेशन करते हैं अपन यहाँ पे। तो पी पी बराबर हो जाएगा 30 + 10 × 5। तो पी पी बराबर हो जाएगा आपका 80 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर।
तो क्या कहता है साउंड वेव जो प्रॉपर्टीज होती हैं और जो लाउडनेस के बारे में, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव कंबाइंड विद द रिसेप्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, इसको क्या बोला जाता है, नॉन एज लाउडनेस। तो साउंड वेव प्रॉपर्टीज और लाउडनेस के बारे में बातचीत चल रही है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव कंबाइंड विद द रिसेप्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एयर, तो इसे लाउडनेस बोला जाता है। तो अब हम बात करते हैं मेन प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर वाइब्रेशन के बारे में, लाइक एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। तो एम्पलीट्यूड क्या होती है, एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या होती है कि साइज ऑफ द वाइब्रेशन। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन होती है ना, वो होती है साइज ऑफ द वाइब्रेशन, और जो इफ़ेक्ट होता है ना वो डिटरमाइन करती है हाउ लाउड द साउंड इज। जो लार्जर जो वाइब्रेशंस होती है ना वो प्रोड्यूस करती है लाउडर साउंड, ठीक है। अब इसके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। ये यूज्ड इन होती है बैलेंसिंग ऑफ लाउडनेस एंड यूज्ड इन होती है कंट्रोलिंग साउंड वॉल्यूम्स। ये रिलेटेड टू तो होती है एम्पलीफायर ऑपरेशंस के, ठीक है। किसके रिलेटेड होती है, एम्पलीफायर ऑपरेशन के। तो यूज्ड इन बैलेंसिंग लाउडनेस होती है, यूज्ड इन कंट्रोलिंग साउंडनेस वॉल्यूम होता है, और रिलेटेड टू द एम्पलीफायर ऑपरेशंस होता है। अब बात करते हैं एम्पलीफायर के बारे में। ये डिवाइस होती है दैट इंक्रीजेज एम्पलीट्यूड्स ऑफ द वेव फॉर्म। उसकी बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो फ्रीक्वेंसी की बात क्या है कि फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन जो होती है वो होती है स्पीड ऑफ वाइब्रेशन, जो डिटरमाइन करती है पिच ऑफ साउंड। तो ये यूजफुल फॉर किस लिए होती है, म्यूजिकल साउंड विद द रेगुलर वेव फॉर्म। नेक्स्ट बात करते हैं इसके मेजरमेंट्स के बारे में। तो नंबर ऑफ वेव साइकिल इन 1 सेकेंड्स होती है। तो यूनिट ऑफ हर्ट्ज़ क्या होता है, यूनिट ऑफ हर्ट्ज़ की बात करें तो यहाँ पर जो वेव लेंथ है, तो वेव लेंथ की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये डिस्टेंस होती है बिटवीन कंजुगेटिव पीक्स ऑफ साउंड वेव। क्या होती है, ये डिस्टेंस बिटवीन कंजुगेटिव पीक्स ऑफ द साउंड वेव होती है। अब इसकी लाउडनेस के बारे में बात करते हैं। तो लाउडनेस की डेफिनेशन क्या होती है, तो लाउडनेस की डेफिनेशन होती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव कंबाइंड विद द रिसेप्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एयर। ये डिपेंड करती है किस चीज़ पे, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव पे, ठीक है। वेवलेंथ की डेफिनेशन मैंने आपको बताई क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन द कंजुगेटिव पीक ऑफ ए साउंड, ठीक है। और लाउडनेस क्या होती है, लाउडनेस की जो डेफिनेशन होती है वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव कंबाइंड विद द रिसेप्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एयर। ये डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव पर, और जो इंटेंसिटी होती है वो मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इन साउंड वेव होती है ना। कि इंटेंसिटी कैसे मेजर होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का अमाउंट है वो साउंड वेव में मेजर होता है। तो इसकी यूनिट्स ऑफ इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डेसिबल। अब बात करते हैं इसके बारे में वेव कंपैरिजन के बारे में। तो अगर लो एम्पलीट्यूड है तो साउंड होएगी आपकी सॉफ्ट, अगर हाई एम्पलीट्यूड है तो लाउडर साउंड होगा, अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो आपकी पिच लो हो जाएगी, अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो आपकी पिच हाई हो जाएगी, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है रनवे लेंथ करेक्शन। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि रनवे लेंथ मॉडिफिकेशन विद इंक्रीज इन एलिवेशन अबोव MSL। तो कितनी अबोव की जाती है, इंक्रीज बाई रनवे लेंथ मॉडिफिकेशन विद इंक्रीज इन एलिवेशन अबोव MSL। तो कितनी इंक्रीज बाई 7% पर 30 मीटर ऑफ द राइज। तो ये जो करेक्शन फॉर द बेसिक रनवे लेंथ होते हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है एलिवेशन करेक्शन। एलिवेशन करेक्शन का रूल क्या होता है, फॉर एवरी 300 मीटर राइज अबव द MSL रनवे लेंथ इंक्रीज बाय द 7%। और जो करेक्टेड लेंथ होती है ना L1 बराबर 1 प्लस x/300 इंटू 7/100 इंटू L होता है, ठीक है। तो करेक्टेड लेंथ क्या होती है, L1 बराबर L प्लस x/300 इंटू 700/100,
इंटू एल। तो इफ़ेक्ट ऑफ एलिवेशन क्या होता है, लाउडर रनवे नीड, हायर एलिवेशन होगा तो लॉन्गर रनवे की नीड होगी। तो रूल नंबर फर्स्ट समझ में आ गया, फॉर एवरी 3 मीटर राइज अबव द MSL रनवे लेंथ इंक्रीज बाई 7%। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर करेक्शन। एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर ART जो होता है T इज इक्वल्स टू T0 प्लस TM माइनस TA/3 होता है। तो टर्म जो M जो होती है ये मंथली मीन ऑफ द मैक्सिमम डेली टेम्परेचर ऑफ हॉटेस्ट मंथ होता है। TA जो होता है ये मंथली मीन ऑफ एवरेज डेली टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट मंथ होता है। ठीक है, इसका रूल क्या है, फॉर एवरी 1 डिग्री राइज ऑफ एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर SAT रनवे लेंथ इंक्रीज बाय द 1%। सो करेक्टेड लेंथ क्या हो जाएगा, L2 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला L2 इज इक्वल्स टू L1 डेल्टा T/100 इंटू L1। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका करेक्टेड लेंथ। टेम्परेचर आपको पता ही चल गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक ICAO नोट्स दे रखा है, इसमें कंबाइंड एलिवेशन प्लस टेम्परेचर करेक्शन शुड नॉट एक्सीड द 30%। दोनों का जो कंबाइंड टेम्परेचर है वो 35% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये होगा L2 माइनस L1 डिवाइड बाई L1 इंटू 100 ऑलवेज भी लेस देन 35%। ठीक है, इफ़ एक्सीड देन मॉडिफाइड इट। तो L2 इज इक्वल्स टू 1.35 इंटू L से ये मॉडिफाइड हो जाएगा। थर्ड नंबर पर आता है ग्रेडियंट करेक्शन। रूल क्या कहता है, फॉर एवरी 1% इफेक्टिव ग्रेडियंट रनवे लेंथ इंक्रीज बाय द 20%। अगर ग्रेडियंट रनवे की बात चलती है तो वहाँ पर कितना इंक्रीज हो जाता है, 20% इंक्रीज हो जाता है। तो फाइनल रनवे लेंथ क्या हो जाएगी, रनवे लेंथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी L3 इज इक्वल्स टू L2 प्लस 20 इंटू G इफेक्टिव डिवाइड बाई 100 इंटू L2 होता है। ठीक है, जो इफेक्टिव ग्रेडियंट क्या कहता है यहाँ पर, इफेक्टिव ग्रेडियंट कहता है दिस इज परसेंटेज ऑफ RL ऑफ हाईएस्ट पॉइंट माइनस RL ऑफ लोएस्ट पॉइंट डिवाइड बाई रनवे यूनिट। तो G इफेक्टिव क्या हो जाएगा इसका, G इफेक्टिव परसेंट ये हो जाएगा RL ऑफ हाईएस्ट पॉइंट माइनस RL ऑफ लोएस्ट पॉइंट डिवाइड बाय द रनवे यूनिट। तो इम्पोर्टेंट ऑफ ICAO की वैल्यू की बात करते हैं तो एलिवेशन जो करेक्शन होता है वो 7% होता है पर 300 मीटर राइज के लिए। जो टेम्परेचर होता है वो 1% होता है फॉर 1 डिग्री राइज के लिए, और जो ग्रेडियंट करेक्शन होता है वो 20% होता है फॉर 1% ग्रेडियंट के लिए, और जो मैक्सिमम क्यूमुलेटिव करेक्शन होता है वो 35% होता है ना। तो आपको ये चीज़ें, ये वैल्यूज़ याद रखनी है। क्या क्या कि इम्पोर्टेंट ICAO की वैल्यूज़ क्या है, एलिवेशन करेक्शन के लिए 7%, अगर MSL लेवल अबव द 3 मीटर है 300 मीटर है। टेम्परेचर करेक्शन के लिए अगर 1% होता है, कितने अगर 1 डिग्री राइज करता है तो। ग्रेडियंट के लिए अगर 1% ग्रेडियंट राइज कर के लिए कितना होता है, 20% होता है। और ओवरऑल क्यूमुलेटिव के लिए कितना होता है, 35%। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोलिक जंप इन ओपन चैनल के बारे में। तो हाइड्रोलिक जंप क्या बोलता है, क्वेश्चन का कंसेप्ट है कि रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर हाइड्रोलिक जंप, है ना। तो कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर द हाइड्रोलिक जंप। तो यहाँ पर जो करेक्शन आएगा वो आएगा V1 ग्रेटर देन BC और V2 लेस देन BC। ये करेक्ट रिलेशन है। ये ऐसी स्थिति में क्रिटिकल वेलोसिटी जो होती है, जो इनके बीच में रिलेशन होता है वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर हाइड्रोलिक जंप, देख लेते हैं। हाइड्रोलिक जंप के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। हाइड्रोलिक जंप क्या होती है, डेफिनेशन देखिए तो फ्लो चेंज फ्रॉम सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल।
हाइड्रोलिक जंप क्या होता है? फ्लो चेंज होता है फ्रॉम डेफिनेशन जो होती है वो फ्लो चेंज फ्रॉम सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल, है ना। उसके बाद नेचर ऑफ फ्लो की अगर हम बात करें तो ये सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है। सुपर क्रिटिकल फ्लो की बात करें तो ये अनस्टेबल होता है, और सब क्रिटिकल फ्लो की बात करें तो ये एक स्टेबल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं वाटर सरफेस जो चेंज होता है। अगर सडन राइज इन वाटर लेवल अकर होता है, वाटर सरफेस चेंज कब होता है? जब सडन राइज इन वाटर लेवल होता है। टर्बुलेंस रोलर्स और एडीज का फॉर्म की वजह से होता है, जो क्या इफेक्ट करता है? कोजेस करता है डेसिपेशंस ऑफ द एनर्जी। तो नेचर ऑफ फ्लो क्या होता है यहाँ पर? अगर सुपर क्रिटिकल है तो अनस्टेबल हो जाएगा, सब क्रिटिकल है तो स्टेबल हो जाएगा। जो वाटर सरफेस चेंज होती हैं वो कैसे चेंज होती हैं? वो सडन राइज इन वाटर लेवल होती है, लेवल अकर होता है। जो टर्बुलेंस की बात करें तो टर्बुलेंस क्या होता है? रोलर एडिज फॉर्म्ड होती हैं, जिसका इफेक्ट क्या होता है? ये कॉजेज करती है डेसिपेशंस ऑफ द एनर्जी। तो अब बात करते हैं हम अक्रेंस ऑफ हाइड्रोलिक जंप के बारे में। तो यहाँ पर क्या कर होता है? 8 टॉय ऑफ द डैम एंड बिलो ऑफ द स्लाइस ऑफ द गेट होता है, जहाँ पर ये क्या होती है? वेलोसिटी वेरी हाई होती है। कहाँ पे? अक्रेंस ऑफ हाइड्रोलिक जंप जहाँ होता है, ए टॉय ऑफ द डैम एंड बिलो ऑफ द स्लाइस गेट में। अब बात करते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में। जो बी सी बराबर होती है √G/YC होता है। ठीक है, क्रिटिकल फ्लो के लिए क्रिटिकल फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है BC √G/YC होता है। सुपर क्रिटिकल फ्लो क्या होता है? सुपर क्रिटिकल फ्लो का जो डेप्थ होता है वो लेस होता है। और उसके बाद बात करते हैं एरिया ऑफ फ्लो। तो जो वेलोसिटी होती है उसमें ज़्यादा होती है, और जो रिलेशन होता है उसमें V1 > BC होता है। किसके लिए? सुपर क्रिटिकल के लिए। तो क्या क्या समझ में आया? डेप्थ कम होती है, एरिया ऑफ फ्लो लेस होता है, और वेलोसिटी ज़्यादा होती है। किसके अंदर? सुपर क्रिटिकल फ्लो के अंदर। तो ऑब्वियसली सुपर क्रिटिकल फ्लो कब होगा? जब डेप्थ लेस होगी और एरिया ऑफ फ्लो भी लेस होगा, वेलोसिटी उस स्टेज में ज़्यादा हो जाती है। तो V1 जो होती है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाती है। और सब क्रिटिकल फ्लो क्या होता है? सब क्रिटिकल फ्लो तब होता है जो डेप्थ होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, और अगर डेप्थ ज़्यादा होगी तो एरिया ऑफ फ्लो भी ज़्यादा होगा, पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। तो रिलेशन क्या होगा? जो B2 होगा वो लेस देन हो जाएगा BC के। अब बात करते हैं स्पेसिफिक एनर्जी कर्व के बारे में। जो E1 और E2 क्या शो करता है? ये डेप्थ करता है D1 और D2 शो करता है। तो यहाँ पर एनर्जी लॉस रिप्रेजेंट होता है स्पेसिफिक एनर्जी कर्व के अंदर, जहाँ E1 और E2 जो शो करते हैं ना वो डेप्थ करता है D1 और D2। अब बात करते हैं स्पेसिफिक फोर्स कर्व के बारे में। जो FSI बराबर होता है, FS1 बराबर होता है FS2। ये कंजुगेटेड डेप्थ रिप्रेजेंटेड होती हैं, और जो उसका फाइनल कंक्लूजन होता है वो क्या होता है? बिफोर जंप वेलोसिटी ग्रेटर देन होती है क्रिटिकल, आफ्टर जंप, बिफोर जंप से पहले वेलोसिटी ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी होती है। बिफोर जंप, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, यही लिखवा रखी इसने बात, वेलोसिटी बिफोर एंड आफ्टर द हाइड्रोलिक जंप। तो ये बिफोर है, ये आफ्टर है। And after the jump
वेलोसिटी लेस देन क्रिटिकल। अब बात करते हैं कैपिलरी राइज इन द फाइन ग्रेन्ड सॉइल। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एस्टिमेट थ्योरेटिकल हाइट ऑफ कैपिलरी राइज यूजिंग द तरजागी एंड पैक रिलेशन। तो ये क्या बोलता है, एस्टिमेट थ्योरेटिकल हाइट ऑफ कैपिलरी राइज यूजिंग तरजागी एंड पैक रिलेशन। तो डेटा अपन को दे रखा है इसने, इफेक्टिव जो डेप्थ होती है सॉइल की वो डी बराबर होती है 0.02 mm। वेलोसिटी वॉइड जो होता है ई बराबर होता है 0.5। एंड एम्पेरिकल कांस्टेंट क्या होते हैं, ये होते हैं सी बराबर 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कैपिलरी राइज का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिलरी राइज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच सी बराबर सी अपॉन ई इंटू डी नॉट। ठीक है, तो टर्म्स इन फार्मूला की अगर हम बात करें तो जो एच सी होती है वो कैपिलरी राइज होता है, सी जो होता है वो एम्पेरिकल कांस्टेंट होता है और वो बिटवीन होता है 0.1 से लेके 0.5 सेंटीमीटर के बीच में, और जो ई जो होता है वो वॉइड रेशो होता है, और जो डी होता है वो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सॉइल ग्रेन होती है। अब हम बात करते हैं यूनिट कन्वर्जन्स के बारे में। तो यूनिट कन्वर्जन क्या कहता है, यूनिट कन्वर्जन कहता है कि ये 0.02 mm जो है mm, इसको कन्वर्ट कर दिया 0.002 सेंटीमीटर के अंदर। अब इसके कैलकुलेशंस की बात करते हैं। कैलकुलेशन के जो सब्स्टिट्यूशंस जो होता है, एच सी बराबर होता है 0.3 डिवाइड बाई 0.002 इंटू 0.5, और जो एच सी का रिजल्ट होता है ना वो एच सी बराबर होती है 300 सेंटीमीटर, और फाइनल कन्वर्जन क्या होता है 300 सेंटीमीटर और 3 मीटर होता है। तो ये एक थ्योरेटिकल कैपिलरी राइज है। नेक्स्ट बात करते हैं IRC 37/1970 CBR मेथड फॉर द पेवमेंट थिकनेस। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द IRC 37/1970 ऑफ रिकमेंडेशंस। तो ये क्या स्टेटमेंट क्या होता है, जो CBR टेस्ट जो होता है आर टू बी कंडक्टेड इन सिचुएटेड इन द फील्ड। तो IRC 37/1970 जो रिकमेंडेशन करती किस चीज़ का, इन लेबोरेटरी टेस्ट कंडीशन। तो लेबोरेटरी टेस्ट कंडीशन में क्या होता है, शुड रिप्रेजेंट द फील्ड कंडीशन एज क्लोजली एज पॉसिबल। नेक्स्ट आता है कॉम्पैक्शन इन फील्ड। कॉम्पैक्शन इन फील्ड की अगर हम बात करें तो मिनिमम 97% ऑफ द लेबोरेटरी डेंसिटी एट मॉइस्चर कंटेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द होती है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। जो ये CBR वैल्यू होती है ना, ये रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें क्या होती है, फॉर डिफरेंट सॉइल टाइप्स इन सबग्रेड्स। तो जो मिनिमम होती है वो 6 to 8 एवरेज CBR वैल्यू रिक्वायर्ड होती हैं। आई बात समझ में। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना रिगार्डिंग टू IRC 37/1970 कोड पुराना शायद बदल गया। CBR टेस्ट आर टू बी कंडक्टेड इन सिचुएटेड फील्ड। ठीक है, IRC 37/1970 रिकमेंड करता है पहला लेबोरेटरी टेस्ट कंडीशन, वो कहता है कि शुड रिप्रेजेंट फील्ड कंडीशंस एज क्लोजली एज पॉसिबल। ठीक है, दूसरा आता है कॉम्पैक्शन इन फील्ड। तो कहता है कि मिनिमम 97% ऑफ द लेबोरेटरी डेंसिटी एट मॉइस्चर कंटेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द होती है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। अब ये जो CBR वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं फॉर डिफरेंट सॉइल टाइप्स इन सबग्रेड में, ये मिनिमम होती है 6 to 8 एवरेज CBR वैल्यू रिक्वायर्ड। और जो एवरेज वैल्यू जो होती हैं ये बेस्ड ऑन होती है एवरेज 3 टेस्ट, जिनका पर्पज होता है टू डिटर्मिनेशन ऑफ द डिज़ाइन CBR। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिज़ाइन CBR सिलेक्शन। तो ये क्या होता है डिज़ाइन CBR सिलेक्शन, इसमें 90% वैल्यू अडेप्ट की जाती हैं विच इज़ यूज्ड फॉर द हाई वॉल्यूम रोड्स के लिए, लाइक एक्सप्रेस वे के लिए, नेशनल हाईवेज़ के लिए और स्टेट हाईवेज के लिए। अब नेक्स्ट आता है सबग्रेड। सबग्रेड की डेफिनेशन देखते हैं, टॉप 500 mm एम्बैंकमेंट बिलो द पेवमेंट बॉटम। टॉप 500 mm एम्बैंकमेंट बिलो द पेवमेंट बॉटम।
और इसके अंदर जो मटेरियल यूज्ड होता है सब ग्रेड के अंदर, ये इनसिचुएटेड मटेरियल होता है, सेलेक्टेड सॉइल होती हैं और स्टेबलाइज्ड सॉइल होती हैं। कौन कौन सा होता है? इनसिचुएटेड मटेरियल होता है, सेलेक्टेड सॉइल होती हैं और स्टेबलाइज्ड सॉइल होती हैं। जिसके फंक्शंस क्या होते हैं? ये जो फंक्शंस होते हैं ये फॉर्म्स फाउंडेशंस ऑफ द पेवमेंट होते हैं, ये फॉर्म्स करती हैं फाउंडेशन ऑफ द पेवमेंट। अब इनकी रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। रिक्वायरमेंट जो होता है ये वेल कॉम्पैक्टेड टू रिड्यूस रटिंग ड्यू टू एडिशनल डेंसिफिकेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्पैक्शन रिक्वायरमेंट के बारे में। तो कॉम्पैक्शन रिक्वायरमेंट क्या होती है? सब ग्रेड कॉम्पैक्शन जो होता है वो मिनिमम ऑफ होता है 97% लेबोरेटरी एट ड्राई डेंसिटी। और जो हैवी कॉम्पैक्शन होता है, हैवी कॉम्पैक्शन स्टैंडर्ड के लिए एज पर IS 2720 पार्ट 8 होता है। तो एप्लीकेबल रोड्स के बारे में बात करते हैं। तो कौन कौन सी कॉम्पैक्शन रिक्वायरमेंट क्या क्या एप्लीकेबल होती है? पहला होता है एक्सप्रेस वे, दूसरा होता है नेशनल हाईवे, तीसरा होता है स्टेट हाईवे, चौथा होता है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, पांचवा होता है हैविली ट्रैफिक्ड रोड। पहला होता है एक्सप्रेस वे, दूसरा होता है नेशनल हाईवे, तीसरा होता है स्टेट हाईवे, चौथा होता है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, पांचवा होता है हैविली ट्रैफिक्ड रोड। ये एक्सप्रेस वे कॉम्पैक्शन रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, इसका एप्लीकेबल कहाँ होता है? एक्सप्रेस वे रोड में होता है, नेशनल हाईवे में होता है, स्टेट हाईवे में होता है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में होता है, हैविली ट्रैफिक रोड के अंदर होता है। अब बात करते हैं अदर इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस के बारे में। एटलीस्ट 3 सैंपल टेस्टेड फॉर द ईच सॉइल टाइप के लिए, हर सॉइल के लिए कम से कम 3 सैंपल्स के टेस्ट लेने पड़ेंगे। लाइक सेम डेंसिटी एंड मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन होना चाहिए, मतलब और उनके अंदर उनकी डेंसिटी और जो मॉइस्चर कंटेंट है ना, तीनों सैंपलों के सेम होने चाहिए। नेक्स्ट बात करता है जो सॉइल सैंपल कॉम्पैक्टेड होता है एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर, ठीक है, और टॉप 50 सेंटीमीटर्स ऑफ द सबग्रेड होता है, वो कॉम्पैक्टेड टू होता है 95% से लेके 100% फॉर द प्रॉक्टर डेंसिटी के लिए। तो फाइनल कंक्लूजन क्या हो जाएगा आपके पास में? फाइनल कंक्लूजन हो जाएगा कि जो CBR टेस्ट है वो मेनली डन इन होता है लेबोरेटरी, देयर फॉर कंडक्टिंग CBR टेस्ट ओनली इन सिचुएटेड इन फील्ड, जो कि इनकरेक्ट था। CBR टेस्ट इज मेनली डन इन लेबोरेटरी, देयर फॉर कंडक्टिंग CBR टेस्ट ओनली इन सिचुएटेड इन फील्ड। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं सबग्रेड की। इसकी डेफिनेशन होती है टॉप 500 mm ऑफ एम्बैंकमेंट बिलो द पेवमेंट बॉटम होता है। मटेरियल जो यूज होता है इसके अंदर वो इनसिचुएटेड मटेरियल के लिए होता है। सेलेक्टेड सॉइल, स्टेबलाइज सॉइल इसी के अंदर होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो रहा है कि मास सेंटर ऑफ सिलेंडर रोड विद द वेरिएबल डेंसिटी। क्वेश्चन का क्या कंसेप्ट है? जो डेंसिटी वेरीज करती हैं विद फर्स्ट पावर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एंड वन। तो ये लोकेट क्या करता है मास सेंटर पे, एक्स डैश बराबर होता है 2L/3। तो क्या क्या देता है? ये गिवन देता है लेंथ ऑफ द रोड L, डिस्टेंस फ्रॉम द वन एंड डिस्टेंस वेरिएशंस होता है, ये होता है लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू द एक्स होती हैं। और डेंसिटी इक्वेशन क्या होती है? रो बराबर K इंटू एक्स। एजम्पशंस क्या होता है? ए जो होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रोड होता है। दूसरा आता है सेंटर ऑफ मास फार्मूला। सेंटर ऑफ मास का क्या फार्मूला होता है? एक्स डैश बराबर होता है समीशंस ऑफ द एक्स DM डिवाइड बाई DM। तो एलिमेंटल स्ट्रिप होता है, जो स्मॉल स्ट्रिप लेंथ होती है उसकी DX होती है। वॉल्यूम ऑफ स्ट्रिप होती है ADX होती है। मास ऑफ स्ट्रिप जो होती है वो होती है DM बराबर रो ADX होता है।
Substitutions in the COM formula. तो x डैश बराबर होता है 0 डैश इंटू रो ए डी एक्स डिवाइड बाई सो यूजिंग जो रो बराबर होता है वो k इंटू एक्स होता है। तो x बराबर जो होता है तो रो एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। इंटीग्रेशंस क्या होती है, ये न्यूमरेटर्स होते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यू बाई 3 होता है। और डिनोमिनेटर में क्या था इंटीग्रेशन करने पर एक्स डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 था। तो ये जो किसकी फॉर्म हो गया 0 टू एल। तो फाइनल कैलकुलेशन क्या हो जाएगी एक्स टेस्ट बराबर एल क्यूब डिवाइड बाई 3 and L square by 2 into 2 then x dash बराबर 2L by 3. This is the mass center location 2L by 3 from the one end. Mass center of the cylinder rod with variable density. Density varies with the first power of distance from the one end. Yes, nice question.